हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है उत्तर दक्षिण संवाद। राजनीतिक शब्दकोश में विकसित देशों के लिए उत्तर तथा विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राजनीतिक शब्दकोश में क्या है, जो विकसित देश हैं उन्हें उत्तर और विकासशील देश उनको क्या कहा जाता है, दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर से तात्पर्य पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले विकसित औद्योगिक देशों से। जो उत्तर से तात्पर्य जो पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले विकसित औद्योगिक देशों से है, जहां पर तकनीकी विकास व उत्पादन अपनी चरम सीमा पर है। वहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ये विकसित देश हैं जो उन्हें उत्तर कहा जाता है। उन पर तकनीकी विकास हो गया, उत्पादन होगा अपनी चरम सीमा पर है। वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत अधिक है। इसके विपरीत जो दक्षिण के से तात्पर्य उन विकासशील देशों से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए। उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन देशों में तरह तरह की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं हैं। पूंजी की कमी हो गया, कम प्रति व्यक्ति आय हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि दक्षिण के विकासशील देशों की क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं। इन देशों की जो विकासशील देश हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग प्रधान है। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं उद्योग पर निर्धारित डिपेंड है वो। जबकि जो विकासशील देश हैं वो कृषि प्रधान हो गया। यूएसए हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ये क्या हो गया, विकसित देश उत्तर की श्रेणी में है। जबकि फ्रांस, पाकिस्तान, नेपाल, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका के देश दक्षिण की श्रेणी में आते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। काफी लंबे समय उत्तर के विकसित देशों का दक्षिण के विकासशील देशों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण रहने के कारण विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अधिकतर गुलाम देश उत्तर की साम्राज्यवादी ताकतों के पंजों से मुक्त होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, जो विकासशील देश थे वो धीरे धीरे जो विकसित देश थे उनके साम्राज्यवादी जो ताकतें थे उनकी पंजों उनसे मुक्त होने लगे। लेकिन अपने साधनों का विकासशील देशों द्वारा लंबे समय तक दुरुपयोग करते रहने के कारण इस समय तक वे आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हो चुके थे। उन्होंने पाया कि विश्व अर्थव्यवस्था का झुकाव उनके हितों के खिलाफ है। उन्हें विकसित देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनको नए प्रकार के शोषण का शिकार बना रही थी। जो विकसित देशों से जो सहायता मिल रही थी उनको वो नए प्रकार का क्या था, शोषण का शिकार बना रही थी। उनका विश्व व्यापार में हिस्सा बहुत ही कम था। उनका निर्यात लगातार गिर रहा था। विदेशी व्यापार की शर्तें उनके हितों के विपरीत हैं। उन पर ऋणों का बोझ लगातार बढ़ रहा था विकासशील देशों पर। 1964 से 67 तक क्या हुआ कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौते गेट के तहत विकसित तथा विकासशील देशों में निर्यात व्यापार संबंधी कुछ विचार विमर्श हुआ, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1970 के दशक के प्रारंभ में ही विकासशील देश आर्थिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर जोर देने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न्यू हेतु घोषणा एवं कार्यक्रम का मसौदा पारित किया। तब से अंकटाड, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आदि के माध्यम से विशेष अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन की मांग बलवती होने लगी। उत्तर से विकसित देशों ने इस बात को महसूस किया कि विकासशील देशों की उचित मांगों को अनदेखी करना गलत है। जो विकसित देश हैं उनको ये लगा कि विकासशील देशों की जो जायज मांग है उनको उनकी अनदेखी करना गलत है। इसलिए उन्होंने अपनी विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ की, जिसे उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसके प्रयास फर्स्ट हो गए 1975 की पेरिस वार्ता। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा के बाद यह प्रथम प्रयास था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना था। दिसंबर 1975 में विकसित तथा विकासशील देश क्या हुए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। दिसंबर 1975 में विकसित और विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर एकत्रित हुए और इसमें 8 विकसित तथा 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन 18 महीने तक चला, 1977 में समाप्त हुआ। इसमें भाग लेने वाले देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, ऊर्जा, कच्चे माल, विकास, वित्तीय मामलों के संबंध में 4 आयोग स्थापित करने पर सहमति जताई।
विकसित राष्ट्रों ने यह भी स्वीकार किया कि ऊर्जा की समस्या तथा आर्थिक विकास की समस्या के बीच गहरा रिश्ता है। इसमें उत्तर के विकसित देशों ने दक्षिण के निर्धन देशों के लिए कुछ सहायता कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें गरीब देशों का बढ़ता तेल घाटा तथा जिन मूल्यों को स्थिर करने के लिए गरीब देशों की सहायता के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की बात स्वीकार की गई। इसमें लेकिन इस सहायता के बदले विकसित देशों ने 1973 की तेल संकट की मार को फिर से न झेलने के लिए विकासशील देशों में स्थिर तेल मूल्यों व सप्लाई की गारंटी की मांग रखी। इस असंगत मांग ने वार्ता को विफल बना दिया और न्यूयॉर्क की मांग को गहरा आघात पहुंचा। उसके बाद हो गया ब्रांड आयोग। दिसंबर 1975 की पेरिस की असफल रहने पर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा के सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों से निपटने के लिए 1977 में एक गैर स्वतंत्र आयोग स्थापित किया गया, जिसे ब्रांड आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांड थे। इसमें समस्त विश्व के देश के सदस्य थे। इसकी प्रथम बैठक दिसंबर 1977 में बोन में हुई। इस आयोग ने सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में अपनी रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर कहा गया कि विश्व शांति व सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण में पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है। इस आयोग ने विश्व नेताओं की एक औपचारिक बैठक बुलाने का सुझाव दिया ताकि विकसित व विकासशील देशों के बीच अंतर प्रमुख विषयों व्यापार, सहायता, सुरक्षा, तकनीकी आदान प्रदान, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उदारीकरण आदि पर वार्तालाप हो सके तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। तो ब्रांड आयोग का ये था। ब्रांड आयोग की बात हो गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का विशेष सत्र। महासभा ने 25 अगस्त 1980 को विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में विचार करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें विकासशील देशों ने अधिक आर्थिक सहायता, अधिक स्वतंत्र व्यापार, कच्चे माल की स्थिर कीमतों आदि की मांग विकसित देशों के सामने रखी, लेकिन विकसित देशों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। केवल इस बैठक में 9 महीने बाद होने वाली व्यापक समझौता वार्ता के लिए आधार प्रस्तुत किया। अतः उत्तर दक्षिण संवाद का यह प्रयास विकसित देशों की नकारात्मक भूमिका के कारण असफल रहा। उसके बाद हो गया कानकुन सम्मेलन। यह सम्मेलन मैक्सिको के कानकुन शहर में अक्टूबर 1981 में हुआ। इसमें विकासशील देशों तथा विकसित देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उत्तर दक्षिण संवाद की प्रगति को जांचना था। इसमें 23 देशों को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन सोवियत संघ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका के कारण क्यूबा को इस देश में नहीं बुलाया गया। प्रथम शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने कहा कि अमेरिका व्यापक समझौता वार्ता में शामिल हो सकता है यदि उनमें नई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण की बात न हो। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कार्यप्रणाली सभी को मान्य है। उसका उद्देश्य अधिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की प्राप्ति हो। वह समझौता वार्ताएं सहयोगपूर्ण वातावरण में हो। फ्रांस तथा कनाडा ने रीगन की इन शर्तों का खुलकर समर्थन किया। ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी ने यह विचार रखा कि विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना संबंधी विचार इसमें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में ही हो। उसके बाद हो गया न्यूयॉर्क सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। अंकटाड के तत्वावधान में 1983 में आयोजित इस सम्मेलन में विश्व के अनेक नेता एकत्रित हुए। जो तत्कालीन भारत के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उत्तर दक्षिण समन्वय को विकसित करने पर बल दिया गया। G17 तथा यूएसए के कारण इस सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। अब हो गया गेट तथा विश्व व्यापार संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते को गेट कहा गया। इसका अर्थ है व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इस समझौते की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करके लाभकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। 1986 में इसके 8 सम्मेलन हुए। 8वां सम्मेलन 20 सितंबर 1986 को उरुग्वे में हुआ। उरुग्वे सम्मेलन में आगामी 4 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार व्यवस्था पर गेट की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचार हुआ, लेकिन 7 वर्ष बाद भी गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर आम सहमति पर आधारित रिपोर्ट नहीं दे सका। उरुग्वे सम्मेलन में विभिन्न वार्ताओं का दौर चला। इसका 8वां दौर उरुग्वे के शहर पुंता डेल स्ते में शुरू हुआ। इसमें परंपरागत वस्तु व्यापार निगम बनते रहे। कृषि को इससे बाहर रखा गया। उरुग्वे दौर की वर्तमान वार्ता में कृषि को भी शामिल कर लिया गया। इसमें 4 नए क्षेत्र, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपदा के अधिकार पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार तथा कृषि को शामिल किया गया। गेट वार्ता की सूची में ये क्षेत्र विकसित देशों की स्वीकृति से ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि विकासशील देश विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाली नीतियां बनाकर विदेशी कंपनियों के स्वतंत्र व्यापार में बाधा पहुंचाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेषकर पेटेंट, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के अपर्याप्त संरक्षण के कारण चोरी का व्यापार बढ़ता गया और वैध व्यापार को हानि पहुंचती गई। विकासशील देशों ने विकसित देशों के इन तर्कों को जोरदार खंडन किया। विकासशील देशों ने डुंकेन प्रस्तावों का विरोध किया, क्योंकि इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल करके विकासशील देशों की मांगों और आवश्यकताओं की अनदेखी की गई और विकसित देशों के ही हितों का ध्यान रखा गया। इसमें सबसे अधिक विरोध पेटेंट अधिकारों के बारे में था। कृषि क्षेत्र में इसे लागू होने पर विकासशील देशों को कृषि तकनीकी विकसित देशों से भारित कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह डुंकेन प्रस्तावों के माध्यम से गेट द्वारा विकासशील देशों पर गलत नीतियां थोपने का विकासशील देशों ने विरोध किया। अपने व्यापारिक हितों की ओर विकसित देशों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनके विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गेट का पुराना रूप उस समय अप्रासंगिक हो गया जब 25 दिसंबर 1983 को सर्वसम्मति से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की स्वीकृति दी गई। यह समझौता 1995 में लागू किया। इस तरह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। आज WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित 28 समझौते को लागू करता है, जो उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल थे। यह संगठन गेट से अधिक व्यापक है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को संस्थागत व वैधानिक आधार प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी सजग दृष्टि रखता है। इसका प्रत्येक सम्मेलन 2 वर्ष के अंतराल होता है। अब हो गया पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 तथा दूसरा 1997 में हुआ जून को। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करना था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरो, ब्राजील में 3 जून से 14 जून 1992 तक आयोजित हुआ। इसमें विकसित और विकासशील देशों ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। विकसित देशों ने कहा कि विकासशील देशों की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के कारण व गरीबी के कारण हुआ है। ये देश घने जंगलों का सफाया कर रहे हैं और पर्यावरण संतुलन को खराब कर रहे हैं। इसके विपरीत जो विकासशील देश थे, उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर किया गया फिजूलखर्च है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई। अनेक अंतर्विरोधों के बावजूद भी इस सम्मेलन में आगामी शताब्दी के लिए विकास व पर्यावरण सुधार योजना के लिए धन जुटाने पर आम राय बन गई। इसमें USA ने वनों के सार्वभौम संपदा मानने की बात कही। इसमें पर्यावरण, तकनीकी हस्तांतरण व अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर असहमति दिखाई दी। इसके बाद क्या हुआ कि 23 से 27 जून 1997 को दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें विश्व पृथ्वी में लगातार कम हो रहे वनों, उसकी नष्ट हो रही प्रजातियों तथा कम होता मत्स्य संसाधनों पर चिंता प्रकट की गई। विकासशील देशों ने विकसित देशों को पर्यावरण, तकनीकी विकास के लिए पर्याप्त धन देने में उदारता बरतने का आग्रह किया। इस सम्मेलन में USA ने विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाली गैसों को नियंत्रित करने के किसी मात्रात्मक लक्ष्य की सहमति नहीं हो सकी। इस प्रकार यह सम्मेलन भी बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में और अंतर दक्षिण संवाद की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो उसके उत्तर दक्षिण के बीच जो सम्मेलन हुए उसके बारे में गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।